बाय बर्थ हाँ हाँ वी आर फार्मर्स। हाँ और आपने कभी देखा कि किसानी करके कोई अंबानी बना है? हाँ किसान जो उगाता है उसका जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है उसको पता ही नहीं होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्डल्स और द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स of the Indian farmers are, first one is the marketing, right because of the low volume of the farm produce. They can't bargain because they don't have volume. तो मैंने मार्केटिंग किया और उसमें भी बहुत अच्छा किया। मैंने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया और मेरे कहाँ को पर किया? चंद्रपुर। नमस्कार, स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, मतलब इस शख्स के बारे में मैं क्या कहूँ। आज सुबह मैं यहाँ पर आया हूँ। आप ये जो पीछे देख रहे हैं, ये जो चना है, ये आज सुबह यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। आज सुबह से मेरे सामने इतना कलेक्शन हुआ है। बालाजी धोबे, जिनको हम एक किसान की आइडेंटिटी है, लेकिन कृषि उद्योजक अगर हम कहेंगे तो ये वर्ड उनके लिए बहुत परफेक्ट होगा। और साथ ही एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने खुद तो कृषि उद्योजक हो गए हैं, लेकिन इनके साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने तैयार किया है। ये बहुत मेरे लिए भी एक बहुत फक्र की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके साथ बात करते हुए। सर, स्वागत है आपका। ये कृषि उद्योजक जैसे हमने वर्ड यूज किया, क्या डेफिनेशन करेंगे इसके और इसके आगे पीछे क्या बताएंगे आपकी, मतलब कृषि उद्योजक बनने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि बाय बर्थ वी आर फार्मर्स। और आपने कभी देखा कि किसानी करके कोई अंबानी बना है? आज तक सोचा है क्या कि कोई अडानी बना है किसानी करके? तो हमने डिसाइड किया था, भले ही मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी हुआ है, उसके बाद में एम फार्मेसी हुआ है। आई हैव क्वालिफाइड गेट इन द ईयर 2006। लेकिन मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मेरे को काम करना है तो इसी क्षेत्र में करना है। वी आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि आप देखिए, सोचिए, कोई भी बड़ा ग्रुप, वो अदानी रहो, अंबानी रहो, ग्लेनको रहो, एडीएम एग्रो रहो, कोई भी ग्रुप, विलमार है, दे आर नॉट willing or interested to invest in the farming sector. Right. Therefore, we have decided to work in this sector. And basically, the most important hurdles or the biggest problems of the Indian farmers are, first one is the marketing. Right. Because of the low volume of the farm produce, they can't bargain because they don't have volume. First one is problem is the volume, and secondary, they don't have the knowledge of institutions and the marketing system. The institutions, for example, first one is the NAFED. किसानों को एपीएमसी क्या है, उसके बाद में नाफेड क्या है, सीसीआई क्या है, ये भी पता नहीं है। और उसके बाद में मार्केट, किसान जो उगाता है उसका जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसके लिए एनसीडीएक्स है, एमसीएक्स है, यानी जो शेयर बाजार में जो वर्टिकल्स है, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, इसके हिसाब से रेट डिसाइड होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसी सेक्टर में हमें काम करना है, मार्केटिंग। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ मार्केट एक्सेस फॉर द फार्मर्स। राइट। तो हम लोग फार्मर को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करके क्या करने वाले, उनका जो 100 रुपए के पीछे मार्केटिंग में 4 से 5 रुपया जा रहा है, 100 रुपए के पीछे 4 से 5 रुपया बोल तो छोटी रकम नहीं होती है। आप देखिए, यानी 10 एकड़ वाला भी फार्मर रहा ना, तो वो 6 से 7 लाख रुपए का प्रोड्यूस साल में बेचता है। तो आप सोचिए, 7 लाख के पीछे अगर 5% आप बचाते हैं उसका, तो 7-5-35 है, 35,000 रुपए आप उसको सेव कर, बहुत बड़ी अमाउंट है। और नीति आयोग और गवर्नमेंट के हिसाब से सोचे तो किसान का उत्पादन उसके उसका एनुअल इनकम 35,000 से कम है। तो हम लोग उसका 35,000 रुपए सेव करते। बहुत बड़ी बात है। ये तो ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। ये एक तो आपने, अब जैसे हमारी बात हुई थी, तो आप कलर ब्लाइंड है। मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने जॉब भी किया है,
तो एक तरह से अगर हम कहेंगे तो एक लाइफ का फेल्योर भी मान सकते हैं, और ये फेल्योर को ओवरकम करके आपने इतना बड़ा एम्पायर आज खड़ा किया है। मैं तो कहता हूँ कि आपको जॉब जो भी वहां पर प्रॉब्लम आए वो अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी वजह से इतने लोगों का अच्छा हो रहा है आपके साथ। थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे किया, या उस समय आपको क्या प्रॉब्लम्स आए जॉब के यहाँ पर? हाँ, तो मेरा 2006 में बैचलर ऑफ फार्मेसी हुआ। उसके बाद में जो आईआईटी का गेट एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके मैंने फार्माकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वाह। उसके बाद में मैंने एज अ साइंटिस्ट काम किया। लेकिन क्या हो गया, उसमें जो पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट होता है एनुअली, तो उसमें मेरे कंपनी ने मुझे बताया कि यू आर कलर ब्लाइंड, यू कांट कंटिन्यू विद द पोस्ट। अच्छा। तो वो जॉब छोड़ के मुझे इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी उस टाइम में मेरे को मार्केटिंग करना पड़ा, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने मार्केटिंग किया और उसमें भी बहुत अच्छा किया। मैंने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया और मेरे कहाँ को पर किया? चंद्रपुर में। ओके। क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब पोस्ट ग्रेजुएट लड़के को कोई मार्केटिंग में लेता नहीं था। हाँ। तो मेरे को वो जॉब मिलने में भी थोड़ा तकलीफ गया कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में कोई सच में नहीं लेता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके रेफरेंस से उसको बताया कि सच में मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसने मेरे को एज अ एमआर लिया। नहीं तो अच्छा। वहां पे मेरे को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद आप यहाँ पर आए, मतलब एक साइंटिस्ट होना, आपके शायद अभी जो आपके बैचमेट है वो शायद। हाँ, दे आर प्लांट हेड। मेरे साथ में गोवा में एक काम करता था लड़का। ही इज एक्चुअली ही वाज इन 2017 वाज अ प्लांट हेड एट नागपुर। अच्छा। ल्यूपिन में। तो उसका पैकेज तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के ऊपर होगा, लेकिन वो तो चलता है। हाँ। हाँ, ठीक है। वो तो मतलब अभी मैं कहूंगा कि वो बहुत छोटी अमाउंट और छोटा काम हो गया एक नजर से, जहां पर आप काम कर रहे हो वो चीज। जे कंचनी फार्मा का आज हम शूट कर रहे हैं, अब ये कैसे स्टार्ट किया, ये कहाँ पर आइडिया आया, ये कहाँ पर क्लिक हुआ कि ये मुझे करना है? हाँ, तो इसमें कैसा हो गया कि मैंने आपको बोला कि बाय बर्थ आई एम फार्मर। राइट। मुझे कोई डिग्री बेस से एग्री करने की गरज नहीं है, हाँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फार्मर ही है, डिग्री हमारे पास पहले से ही है। तो डीएनए में। हाँ, डीएनए में। तो हम लोग जब मार्केट में जाते थे ना, तो हम सवेरे से माल डाल के 1.5 रुपया दलाली दे के, 1 रुपया कैश डिस्काउंट दे के, रेट कम लेके 100 रुपए के पीछे 4-5 रुपए का नुकसान करके सवेरे से शाम तक हम लोग राह देखते थे। हाँ। और सवेरे से शाम तक राह देखने के बाद भी अगर मेरे को वो रेट नहीं पटा, हाँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं रहता था कि मैं माल मेरा वापस ले जाऊं। वापस लेके जाओ। और वापस भी ले जाओ तो माल कितना रहता है हमारा, 1 लाख रुपए का। उसमें लाने के लिए 2,000 रुपए और जाने के लिए 2,000। वो भी अमाउंट आपने हाँ, बहुत बड़ी बताई। हाँ। जहाँ से मैं हूँ मराठवाड़ा, वहां पर तो कंडीशन और भी ज्यादा और भी ज्यादा। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड चैलेंजिंग है है। थोड़ा सा। हाँ, तो ये आइडिया आपको वहां से हाँ, आया? वहां से तो उसने हम लोगों ने वही मैंने डिसाइड कर लिया था, हमारा ग्रुप था 10 लोगों का। हाँ। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 243, हमारे पास लिस्ट है, 243 गाँव में यवतमाल और चंद्रपुर के हम लोग गए। हाँ। हम लोगों ने जो कॉर्नर सभा टाइप जो कंसेप्ट रहता है, अच्छा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हाँ। हाँ। वैसे हम लोग क्या करते थे शाम को, जिस टाइम में किसानों को काम नहीं रहता है, वो कौन सा महीना रहता है, एक रहता है मई, राइट। अप्रैल, और उसके बाद जून में आपका जो बुआई हो जाता है, हाँ। उसके बाद में आपके पास टाइम रहता है। तो वो महीने में मैं और हमारे नितिन भाऊ है, हाँ। हम लोग बाइक से, मेरा जॉब होने के बाद में, वो काम करने के बाद में हम लोग खेड़े पाड़े में जाते थे। एक दिन में 4-5 खेड़े होते थे, तो हम लोग बात करते थे की म्हणजे थोडंसं मराठीत म्हणजे आपण काय प्रॉब्लेम काय आहे बा नक्की, काय करायला पाहिजे, तुमची अडचण काय आहे, म्हणजे तुमचं बियाणं आहे, पेस्टिसाइड आहे, फर्टिलायझर आहे, तुमचं फार्म मेकॅनाइजेशन, उसके बाद में ये मार्केट एक्सेस। तो हम लोग शुरुआत मार्केट एक्सेस से किए, लेकिन अभी तक तो हमारे पास 4-5 वर्टिकल सभी है। तो मैंने वो भी ऑप्शन दिया, मैंने जो बोला ना सवेरे डाल दिया, मेरे पास वापस ले जाने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ कांचनी में आपके पास दोनों ऑप्शन है। मीन्स आपको नहीं पटा तो आप वहीं पे रख सकते हैं। अच्छा। और उस पे प्लेज लेके आपको जब भी बेचना है रेट बढ़ने के बाद, वो भी बेच सकते हैं। बढ़िया। तो हमने वैसे शुरुआत की। तो शुरुआत में हमने क्या किए, लिस्ट मार्जिन पे काम करते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा क्या है, समुदाय आधारित संस्था है। अच्छा। हाँ, हमारे भी 2016 मेंबर है और 10,000 बेनिफिशियरी फार्मर है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वी हैव टू वर्क
ऑन लिस्ट प्रॉफिट एकदम। बराबर। हाँ, तो हम लोग 1.25%, 1.5% पे काम करते हैं। उसमें किसान को जो पेमेंट है जल्दी देते हैं, उसके बाद में उसका अड़त वगैरह हमारी तरफ नहीं लगता है, और रेट जो है एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। आपका वो सोशल डिस्ट्रेस जो बोलते हैं ना आप लोग, सोशल डिस्ट्रेस या फिर उसे हम लोग सोशल एट्रोसिटी भी बोल सकते हैं। हाँ। वो नहीं होता है, जो अच्छा। एक्चुअल रेट जितना मिलने को ना उतना मिलता है। तो ऐसे शुरुआत करने से अभी क्या हो गया, कोई भी किसान वो तो हमसे बहुत बड़ा उद्योजक है। वो खुद लेता है, खुद बोता है, खुद उसकी क्या बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल करता है, खुद निकालता है, खुद बेचता है। तो उसको ज्यादा समझता है कि उसको 2 रुपए कहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, सिर्फ उसको आपको पर्याय देना होता है। तो हम लोगों ने कांचनी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किसानों को पर्याय दिया है। इस माध्यम ये पर्याय क्या है, हम लोग उनका माल लेते बेचते, दूसरा हम उसका माल तारण करते हैं किसान का, तीसरा हम लोग सीड प्रोडक्शन के लिए उसको मदर सीड और फाउंडेशन सीड देते हैं, चौथा है बल्क में जो औजार है खरीदी करके डिस्काउंट में देते हैं। हम कंचनी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी इज नॉट 10,000 और 2,000 फार्मर, इट्स वन, हमारी सिंगल एंटिटी है। वी आर बार्गेनिंग एज ए कंपनी सिंगल। अच्छा। मुझे आप ये बताइए कि अभी ये साल में मतलब जनवरी से लेके अभी मार्च के भी कुछ दिन हुए हैं, अब तक का टर्नओवर कितना है? अगर सोचे तो हमारा जिनिंग चालू हुआ 1 दिसंबर। ओके। इसके बाद दिसंबर, जन और फेब और मार्च, 3 महीने पकड़, 3-3.5 महीने। 3 महीने में हमारे पास 90,000 क्विंटल 90,000 क्विंटल कपास आया है। अच्छा, ग्रेट। मतलब टर्नओवर अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक अंदाजा कितना हो सकता है? 65 करोड़ रुपए, 65 करोड़ रुपीस का है। ग्रेट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि एक साधारण सा किसान है, उसका इसमें किस तरह से फायदा होता है? देखो किसान, हम लोग क्या है, ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को आपको कैसा है, आपका माल है, ये कपास है, कपास में रुई 34 है, 35 है, 33 है। हाँ। और सीड उसके हिसाब से, और वेट लॉस रहता है 1.5%। तो हम लोग कैसा, हमारे पास सैम्पलिंग डीआर है। सैम्पलिंग डीआर मीन्स आप अगर इंडिविजुअल किसान है तो हम लोग क्या करेंगे, आपके कपास के सैंपल निकालेंगे 5 किलो, और वो सैम्पलिंग डीआर में डाल के आपके कपास में रीड है 63 और वेट लॉस पकड़ते 1.5, 64.5, यानी आपका रुई का उतारा कितना हो गया 35.5। तो उस हिसाब से हम लोग आपको कॉटन का बेल बना के देते हैं। अच्छा। हाँ, कॉटन का बेल। तो इसमें फायदा क्या है, आपको बेल बना के देने के बाद में एक तो आपकी बेल बन गई, तो बेल बनने की वजह से आपका जो आपको खुला कपास घर में रखना है इतना वॉल्यूम, और बेल का वॉल्यूम इतना छोटा हो जाता है, ऑलमोस्ट 20%, म्हणजे 5 और 1। तो आपका घर में जो फायर का रिस्क है वो कम हो जाता है। बराबर है। दूसरा, ये कपास बोले तो सेल्यूलोज का फाइबर है। सेल्यूलोज का फाइबर, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। और आपके जो बाल है सर के, यानी ऑलमोस्ट आपके घर में 5-6 लोग होंगे, 5-6 लोगों का मिला के ये अगर शिवम का बाल वगैरह पकड़े तो ऑलमोस्ट 100 यानी 200 हेयर फाइबर आपके घर में रोज झड़ते हैं। अरे बाप रे। बराबर। वो झड़ के क्या हो जाता है, वो ये काला है, और ये मटेरियल अलग है, कॉटन सेल्यूलोज है, इतना महंगा, और ये क्या है, केराटिन है, प्रोटीन। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, सब मिलके एक साथ में पोल्यूट करते हैं कॉटन को। इसको कॉटन कॉन्टामिनेशन बोलते हैं। ओके। हाँ, तो आप अगर जल्दी से कपास चुनने के बाद में 5-6 दिन में अगर बेल बना लेते हैं तो आपका कॉन्टामिनेशन भी कम हो गया कॉटन का। बराबर। पहला फायर का रिस्क कम हो गया, सेकंड कॉन्टामिनेशन कम हो गया, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गया ना बेल में, पैक हो गया। राइट। थर्ड वन, आपका सबसे हेल्थ इश्यूज जो है, आप अगर खुला कपास घर में रखते हैं तो क्या होता है, खुजली होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में सो नहीं सकते। राइट। तो वो रिस्क 0 हो जाता है। तीसरा, वेयरहाउस का खुला कपास नहीं लेता कभी। वेयरहाउस मीन्स जैसे किसानों की सुविधा के लिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल, या फिर उसे क्या बोलते हैं हम, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन नाम की एक संस्था है। वो क्या करती है, खुला कपास नहीं रखती। अगर आप गार्ड बना लेते हैं तो वो रखेगी, और आपको 50% डिस्काउंट है एज अ फार्मर किराए में।
आपको कैसा, मार्केट के 2 रूल है, ये 3 फायदे हो गए मैंने बताया, फायर रिस्क, सेकेंडरी बताया मैंने आपको जो कंटामिनेशन, और थर्ड वन हेल्थ इश्यूज। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, किसान क्या करता है, आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, सोयाबीन निकल गया, कपास निकल गया, बेच दिया, कौन से फेज में, मार्केट का रूल है सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई फेज में रेट कम रहेगा माल का, डिमांड फेज में रेट बढ़ जाएगा। तो किसानों में क्या हैंड होल्डिंग नहीं है, उसके पास वेयर हाउस नहीं है, कुछ नहीं है, और खुला कपास है, इसलिए वो बेच देता है ना, तो हम लोग उसको गार्ड बना के देते हैं। तो गार्ड बना के देने की वजह से क्या होता है, वो हैंड होल्डिंग आ जाता है। आज 6,700 में बेचने की बजाय वो 7,800 में बेच सकता है ना आज, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी टीम मेरे पास 15-20 दिन पहले आई थी, तब 15-20 दिन पहले 68 था, आज का रेट है 78, 7,851। कितना फर्क पड़ा, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपको हैंड होल्डिंग भी आ गया ना गठाने, तो साल भर भी रख सकते हैं आप, बारिश में बेचो और अच्छा रेट मिलेगा। राइट, बहुत तो ये फायदे होते हैं। तो हम लोग किसानों को क्या बोलते हैं, अपनी कपास लाइए, हम उसका उतारा बताते हैं आपको, उसके हिसाब से हम लोग आपको गठान दे सकते, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री में मैं आपके कपास की गठान नहीं बना के दे सकता, लेकिन आपको आपकी कपास के हिसाब से गठान दे सकता। अच्छा, बराबर समझे ना, राइट, क्योंकि इसका बैच साइज बहुत बड़ा है, और इसका हार्ड बॉक्स क्या है, एक किसान के माल के लिए मशीन चलाना आपको तो पुराएगा नहीं, राइट, क्योंकि इसका 8 से 9 लाख रुपए महीने का बिल आता है, रोज का 30,000 का तो एनर्जी लगता है। तो इसलिए हम लोग कैसा आपको अंदाजे से आपकी क्वालिटी की कॉटन का बेल दे देते और सीड भी दे देते। सीड मोस्टली विन-विन सिचुएशन। हाँ, तो जो 63% सीड है, सीड का वैल्यू तो बहुत कम रहता है, 20%, मेन वैल्यू जो है रुई का है 80%। तो लोग रुई रखते हैं और सीड बेच के उसकी जो टाइम बिंग जो नीड्स रहती है उसको फिलफिल करते हैं। तो दिस वे वी आर प्रोवाइडिंग हैंड होल्डिंग टू द फार्मर, मीन्स फार्मर हैज टू सेल इन डिमांड फेज रादर देन इन सप्लाई फेज, ऐसा हमारा प्रयत्न है। बहुत बड़ी बात है ये। आपका नेक्स्ट विजन, नेक्स्ट गोल क्या है? हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि अभी हमारा कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग हो गया, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड टू द स्पिनिंग। ओके, हाँ, हमें अभी स्पिनिंग में जाना है। अच्छा, क्योंकि कैसा है, हमारे अभी विदर्भ में, मराठवाड़ा देखिए, विदर्भ देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास होता है, लेकिन जो टेक्सटाइल्स है ऑलमोस्ट दे आर लोकेटेड एट सूरत और तमिलनाडु में। लेकिन अपने यहाँ पे पहले शुद्ध गिरनियां थी, अगर हम टाटा का इम्प्रेस वगैरह विचार करें तो हमारा वही है कि हमें शुद्ध गिरनी तक जाना है और उसके भी आगे जाना है, अभी नेक्स्ट स्टेप है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि जो आज युवा खेती में आए या ना आए तो क्या प्रिकॉशंस ले, और सक्सेस के एक राज जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सक्सेस के लिए मेरा एक ही बोलना है की आपण म्हणजे जसं मला हिंदीत माहिती आहे, मेहनतीला पर्याय नाही म्हणतो आपण, हार्डवर्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, और पुराने लोग बोलते खाली खोपड़ी शैतान का घर, इसलिए हम कभी दिमाग को खाली नहीं रखते। बस यही दो ये आपके मूल मंत्र है। हाँ, व्यस्त रहो, मेहनत करते रहो। और जो एक कृषि उद्योजक जैसे हमने वर्ड किया, अगर किसी को होना है तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? आज के युवा को अगर आगे जाना है, कोई भी क्षेत्र हो, कृषि या फिर आईटी, ही हैज टू हैव द बिजनेस प्लान। सिर्फ जैसे हमारे महाराष्ट्र में यूथ पानठेले पे बैठ के या फिर टपरी पे बैठ के खर्रा खा रहे हैं और वहां पे बिजनेस प्लान बना रहे होते, वैसा नहीं। ही हैज टू हैव द बिजनेस प्लान और उसी दिन से शुरुआत करनी चाहिए, बस शुरुआत करनी चाहिए और चलते रहना चाहिए। और देखिए, इट्स अ नेचुरल, हमारा भी जन्म हुआ ना तो हम लोगों ने भी 9 महीने हमारी माँ को वेदना दी है, म्हणजे नेचरल आहे, म्हणजे निसर्गाची पद्धतच आहे ती, त्याच पद्धतीने तुम्हाला चालावं लागेल। राईट, म्हणजे तुम्ही फेल्युअर झाले, माणूस आयुष्यात बिमार पडतोच ना, याचा अर्थ असं तो जगणं सोडतो का? तसा व्यवसाय आहे,
सही है. त्या व्यवसायातही तुम्हाला नुकसान होणारच आहे, पण रोजच थोडी नुकसान होणार आहे, फायदा होणारच आहे ना, बस एक एक फेज है. एवढंच आहे. थैंक यू वेरी Thank मच. बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ. बात करके और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. थैंक यू थँक्यू very सर. much.